हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि रीट का एग्ज़ाम जो है अभी बहुत नज़दीक है और मेरे जो वीडियो है मेन फोकस हो रहे हैं रीट और पटवार के एग्ज़ाम को लेकर। तो उसी कड़ी में आज हम रीट लेवल 2 साइंस और मैथ से संबंधित जो टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो है स्टैटिस्टिक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आलेखी निरूपण, जिसमें हमें दिया गया विभिन्न प्रकार के आलेख। यदि आप लोग रीट का सिलेबस देखें तो आप लोग देखेंगे कि इस सिलेबस के अंदर दो टॉपिक जो दो भागों में लिखा हुआ है। इसको जो पहला भाग है उसमें तो बताया हुआ है कौन कौन से आलेख हमने पढ़ने हैं। जैसे उसमें बताया हुआ है दंड आलेख, दंड आलेख के साथ उसने बताया आयत, आयत के बाद उसने बताया पाई चित्र, दंड चित्र या स्तंभ चित्र जिसको बोला है, दंड चित्र, स्तंभ चित्र और आयत, लेखा चित्र और वृत्तीय चित्र या पाई चित्र। और फिर उसने एक नीचे फिर लिखा है लेखा चित्र, ग्राफ, विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र। तो साथियों, जो स्तंभ या बार लेखा चित्र है, दंड लेखा चित्र है, आयत लेखा चित्र है और पाई चित्र है, उसके अलावा भी कई प्रकार के जो लेखा चित्र होते हैं, जो ग्राफ होते हैं, आलेख होते हैं, वो होते हैं। उन सारों को, क्योंकि उसके बिल्कुल नीचे लिखा है लेखा चित्र, विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र या विभिन्न प्रकार के आलेख, तो उस टॉपिक को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए भरपूर मैटर अवेलेबल है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो जिस कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। साथियों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को शशि सिडाना नाम से भी यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल जो है वो मिल जाएगा, और सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को। और आज का वीडियो जो है वो आप अंत तक देखें, क्योंकि ये जो मैटर है वो मैंने उठाया है केसी सोनी की जो बुक है स्टैटिस्टिक्स की, उससे ये मैटर मैंने लिया हुआ है। तो अब मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर, विभिन्न प्रकार के आलेख, विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र। तो सबसे पहली बात करें हम आलेखी निरूपण क्या है, और उसके बाद आलेख के प्रकार, क्योंकि हम लोगों के जब टॉपिक है विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र या विभिन्न प्रकार के आलेख, तो वो प्रकार कौन कौन से होते हैं और ये आलेखी निरूपण है क्या। तो जो आंकड़े होते हैं, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था बारंबारता जो है, और एक नंबर दिए उसको अपने आरोही में लगा दिया, अवरोही में लगा दिया, तो वो आंकड़े जो होते हैं उसको एक ज्यामितीय रूप प्रदान करना जो होता है वो आलेख कहलाता है। तो विभिन्न मात्रात्मक आंकड़ों को चार्ट या डायग्राम के द्वारा यानी ज्यामितीय रूप में व्यवस्थित करना, ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करना आलेखी निरूपण कहलाता है। आलेखी निरूपण विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का ज्यामितीय प्रतिरूप है। यह एक प्रकार का गणितीय चित्र है, एक पिक्चर है, एक इमेज है, एक ज्यामिति है, जिसकी सहायता से हम आंकड़ों को देखकर ही आंसर बता सकते हैं। सांख्यिकीय आंकड़ों को देखें और उसके बाद तुरंत आंसर हमारे को मिल जाएगा। और ये दिखाया जाता है, ये बनाया जाता है ताकि जो सांख्यिकी है, जो स्टैटिस्टिक्स है, वो प्रभावी और आकर्षक बन सके। इसके अलावा जो आंकड़ों को सेट करना, डाटा में लिखना और चित्र में अगर हम आलेख में प्रदर्शित करें तो आलेख जो होता है वो बहुत ज़्यादा इजी होता है। जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आलेख निकालेंगे तो उसके आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। हालांकि क्वेश्चन जो है वो मैंने वीडियो डाले हुए हैं अलग अलग ग्राफ्स के, उसका आंसर किस प्रकार से आपको सोल्व करना है वो सारा मैंने बताया हुआ है। यहाँ हम मेन फोकस करेंगे आलेखों के प्रकार पे। तो आलेख जो होते हैं वो 4 वर्गों में बांटे गए हैं। एक विमीय आलेख यानी जिसमें एक ही अक्ष का यूज किया जाता है, एक ही अक्ष में महत्व रखती है, वो एक विमीय आलेख होता है। द्विविमीय में 2 अक्षय महत्व रखती है, त्रिविमीय में 3 अक्षय महत्व रखती है, और पिक्टोग्राम में चित्र दिखाया जाता है, चित्र बनाकर प्रदर्शित। जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का चित्र बना दिया, जीप है, जीप का चित्र बना दिया, व्यक्ति है, व्यक्ति का चित्र बना दिया, बॉल है, बॉल का चित्र बना दिया, तो वो पिक्टोग्राम है, चित्र बनाकर दिखाए जाते हैं ये। तो आलेख को मुख्य 4 प्रकारों में बांटा गया है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय और पिक्टोग्राम।
आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक विमीय आलेख। तो अब मूव करते हैं हम एक विमीय आलेख की ओर। तो एक विमीय आलेख क्या है और एक विमीय आलेख के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देख लें। तो एक विमीय आलेख वो है जिसमें एक ही विमा का, एक ही डायमेंशन का, यानी एक ही अक्ष का यूज किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एक विमीय आलेख। तो इनको बनाने के लिए केवल एक ही विमा का उपयोग किया जाता है, एक ही डायमेंशन का उपयोग किया जाता है, और इसको या तो रेखा के रूप में दिखाया जाता है और या फिर दंड के रूप में, स्तंभ के रूप में, बार के रूप में दिखाया जाता है। तो इन्हें रेखा या दंड आरेखों के बार, स्तंभों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो इस आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो रेखीय और एक दंड आरेख। तो ये दो प्रकार के होते हैं, तो रेखा चित्र यानी रेखीय और दूसरे दंड आरेख यानी बार डायग्राम या स्तंभ डायग्राम। तो अब मूव करें हम। दंड आरेख जो है, अभी मैं आपको एक एक डायग्राम दिखाने वाला हूं। रेखा चित्र में बिल्कुल एक लाइन खींची जाएगी, दंड आरेख में लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, लेकिन इसकी चौड़ाई का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए लंबाई और चौड़ाई दोनों होते हैं। इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा मैं। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों है। जैसे अब देखें आप, ये मान लो लंबाई है और ये मान लो चौड़ाई है, तो ये मैंने एक दंड बना दिया, ये एक दंड बना दिया। इसमें जो चौड़ाई होती है उसका कोई महत्व नहीं होता, चौड़ाई का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए केवल लंबाई के बेस पे ही इसमें आंसर दिए जाते हैं। तो इसलिए दंड आरेख को एक विमीय माना जाता है। दंड आरेख को एक विमीय माना ही इसलिए जाता है। हालांकि दंड आरेख में लंबाई और चौड़ाई दोनों होते हैं, लेकिन चौड़ाई जो होती है उसका प्रभाव नहीं पड़ता, उसका कोई महत्व नहीं होता, इसलिए केवल लंबाई को ही संदर्भ में रखते हुए एक विमीय आलेख इसे कहा जाता है। अब देखें आप, जैसे आपको एक एक डायग्राम में क्लियर कर रहा हूं। ये रेखीय चित्र है, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें लगी हुई हैं, ये रेखीय चित्र है। और इसमें आप देखें तो केवल इन्हीं आंकड़ों का महत्व है, इन्हीं आंकड़ों का महत्व है, सिर्फ एक ही अक्ष के आंकड़ों का महत्व है, जो किलोग्राम में भार दिया हुआ है, किलोग्राम में भार दिया हुआ है। अब देखो इससे उत्तर कैसे निकलेगा। सर्वाधिक भार वाला व्यक्ति, सर्वाधिक भार वाला व्यक्ति, तो यह देखो आप, सबसे ऊंचा लाइन ये आपको दिख रही है। तो यहां से हम लोग सर्वाधिक भार देख सकते हैं कि कितना हो सकता है। तो यहां से अपने को क्विकली आइडिया लग जाता है कि सर्वाधिक भार जो है वो इतना है। तो बहुत जल्दी, कम भार, सबसे कम भार, तो सबसे छोटी लाइन जो है वो भी क्विकली मिल जाती है। देखो आप, ये सबसे छोटी लाइन है 40 किलो, सबसे कम भार है 40 किलो का। तो ये बहुत जल्दी आंसर जो है उससे पता लग जाते हैं, इसलिए डायग्रामेटिक भी हम आंकड़ों को दिखा देते हैं, और आंकड़ों को डायग्रामेटिक दिखाना ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। दंड आलेख देखें तो जैसे ये दंड आलेख है, इसमें जो चौड़ाइयां होती हैं सभी चौड़ाइयां बिल्कुल एक जैसी होती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो चौड़ाइयां हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ये बिल्कुल सेम दी हुई है सारी। ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ये बिल्कुल सेम है। अंतर है तो किसमें? लंबाई में, यानी इसमें सिर्फ लंबाई का ही महत्व होता है। डिफरेंस देखेंगे आप तो लंबाई में डिफरेंस है, जैसे इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, लंबाई में डिफरेंस है, देखो आप। तो इसमें सिर्फ लंबाई का ही महत्व होता है, चौड़ाई का महत्व नहीं होता, इसलिए इसे एक विमीय कहा गया है। और इसमें जो गैप होता है वो बराबर रखा जाता है। ये जो गैप है ये बराबर रखा जाता है, क्लियर। ये गैप ऐसे ही, ये गैप, ये बिल्कुल बराबर रखा जाता है। ये दंड चित्र होते हैं। अब द्विविमीय में क्या होगा, देखो क्या फर्क होगा। इसमें भी सिर्फ एक ही अक्ष का महत्व है, इसी का, एक ही विमा पर, एक ही अक्ष पर आंकड़े दिखाए गए हैं, तो ये एक विमीय में काउंट होता है। अब द्विविमीय में आप देखें, जैसे ये द्विविमीय आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप देखें तो दोनों अक्षों पर आंकड़े प्रदर्शित किए हुए हैं। यहां भी आंकड़े हैं आपके पास और इस अक्ष पर भी आपके पास आंकड़े हैं, और इसमें जो है वो गैप नहीं है। देखो आप, ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए। ये आयत चित्र है, आयत चित्र जो होते हैं ये आयत चित्र है। आयत चित्र द्विविमीय होते हैं, ये आयत चित्र है। और वो पहले वाला जिसमें गैप दिखाया हुआ है वो दंड चित्र है, स्तंभ चित्र या दंड चित्र। ये आयत चित्र है। आयत चित्र जो होते हैं बिल्कुल गैप नहीं होता है, इनमें एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, और इसमें ये लंबाई के साथ साथ चौड़ाई का भी महत्व होता है। आयत की चौड़ाई सेम भी हो सकती है, जैसे यहाँ सेम दिखाई हुई है। और ऐसे एक आयत चित्र और आप देखें, जैसे ये आयत चित्र है, ये भी आयत चित्र है, इसमें चौड़ाई अलग अलग है। देखो लंबाई भी अलग है और चौड़ाई भी अलग है। इसकी चौड़ाई ये,
इसकी चौड़ाई ये और इसकी चौड़ाई देखो आप ये, और अगले की चौड़ाई आप देखें तो बहुत ज्यादा है। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों का महत्व है, इसलिए ये द्विविमीय है। ये जो था ये रेखा चित्र और ये था दंड आरेख, ये दंड आरेख था और ये जो लाइनें लगी हुई ये लाइन डायग्राम था, रेखा चित्र रेखीय आरेख था। तो ये दोनों के दोनों एक विमीय होते हैं, 1D यूनिडायमेंशनल। और ये आयत चित्र है, आयत चित्र जो होता है वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल। आयत चित्र 2D होता है, 2 डायमेंशनल। अब हम बात करेंगे यूनिडायमेंशनल की, एक विमीय आलेख की। अब पूरा आप समझे तो दंड आलेख आगे कितने प्रकार के होते हैं आपको एक एक बात बताई जाएगी इस वीडियो के अंदर, और बहुत ही यूनिक कलेक्शन है जो कलेक्ट किया गया है मेरे द्वारा। आप लोग पूरा देखें तो एक एक डायग्राम आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आप लोग अगर प्रीवियस ईयर्स एग्जाम देखें, प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखें, तो उसमें चित्र बना के पूछता है कि ये कौन सा चित्र है, ये कौन सा चित्र है। तो वो सारे चित्र आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। न्यूमेरिकल का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इसमें। अब आपको एक डायग्राम मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा डायग्राम किस कैटेगरी में जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं एक विमीय आलेख, रेखा चित्र, एक विमीय लेखा चित्र, जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास रेखा चित्र, लाइन डायग्राम। जैसे हमारे पास उदाहरण एक, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय यानी MDSU द्वारा आयोजित पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम में भाग लेने आए प्रवक्ताओं का भार किलोग्राम में निम्नलिखित है। तो इसमें टोटल 20 प्रवक्ताओं ने भाग लिया। सीरियल नंबर हमारे को दिया हुआ है, ये सीरियल नंबर दिया हुआ है। टोटल 20 प्रवक्ता इसमें भाग ले रहे हैं और प्रत्येक का वेट उसके सामने लिखा है। ऐसे यहाँ सीरियल नंबर 6 से 10 दिया हुआ है और उनका वेट उसके सामने लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ सीरियल नंबर दिया हुआ है, उसका वेट उसके सामने लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ सीरियल नंबर दिया है और उसका वेट उसके सामने लिखा है। तो इस बेस पर अगर हम प्रत्येक प्रवक्ता के भार की एक लाइन खींचे, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने डायग्राम बनाया, लाइन डायग्राम। तो इसमें जो पहला प्रवक्ता है, अगर आप ग्राफ देखें, लाइन डायग्राम देखें, तो ये पहला प्रवक्ता है, बिल्कुल नीचे नीचे पहला प्रवक्ता। तो इसका भार जो है आप ऊपर देखेंगे तो टेबल के अंदर आपको दिख रहा है 40 किलो। तो ये देखें आप, तो यहाँ मैंने 40 किलो तक की लाइन खींच ली है। दूसरे प्रवक्ता का भार भी 40 किलो है, दूसरा प्रवक्ता भी 40 किलो भार रखता है, तो दूसरे प्रवक्ता की लाइन भी मैंने 40 किलो तक की खींची है। तीसरा प्रवक्ता जो है वो 60 किलो भार रखता है, तो तीसरे प्रवक्ता की लाइन जो है वो 60 किलो तक खींची गई है। ऐसे ही चौथा प्रवक्ता 65 किलो है, तो चौथे प्रवक्ता की लाइन 65 किलो तक खींची गई है। ऐसे करके ये पूरा लाइन डायग्राम मैंने तैयार कर दिया है। अब आप जब इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको हाईएस्ट मास वाला, हाईएस्ट वेट वाला प्रवक्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा है और लोएस्ट वेट वाले प्रवक्ता भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें भी आंकड़ों को तुरंत देख के बताया जा सकता है। तो सांख्यिकी यही है जिसमें अर्थपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं, जो कि समय हमारा जो है वो वेस्ट नहीं होने देती। तो इस आलेख को देखकर भी हम अर्थपूर्ण सूचना निकाल सकते हैं और टाइम वेस्टेज इसमें बिल्कुल नहीं होता। तो ये होता है लेखा चित्र, एक विमीय आलेख, रेखा चित्र। उसके बाद चले हम एक विमीय में ही दंड चित्र, दंड आलेख, बार डायग्राम, स्तंभ डायग्राम, स्तंभ चित्र। तो स्तंभ चित्र आगे फिर 5 प्रकार के होते हैं, सरल दंड आरेख, बहु दंड आरेख, उपविभाजित दंड आरेख, प्रतिशतता उपविभाजित दंड आरेख और द्विदिशीय दंड आरेख। तो 5 प्रकार के दंड आरेख होते हैं। इन 5 प्रकारों को हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल मैं फिर बता दूं, न्यूमेरिकल के वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग उन्हें मेरे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर कॉम्पिटिटिव मैथ नाम से मैंने जो प्लेलिस्ट दी है उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। डायग्रामेटिक न्यूमेरिकल मैंने सारे किए हुए हैं। अब मैं प्रकार इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख, उपविभाजित दंड आरेख, प्रतिशत उपविभाजित दंड आरेख और द्विदिशीय दंड आरेख। अब चले हम सबसे पहले सरल दंड आरेख और बहुदंड आरेख, दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है सरल दंड आरेख और बहुदंड आरेख में। जैसे ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया, निम्न सारणी में भारत के 3 राज्यों यूपी, एमपी और एपी यानी आंध्र प्रदेश के आंकड़े दिए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये यूपी के आंकड़े दिए हुए हैं जनसंख्या के, यहाँ एमपी के आंकड़े दिए हुए हैं और यहाँ आंध्र प्रदेश के आंकड़े दिए हुए हैं। तो सरल दंड आरेख में हम क्या करेंगे, 1951 के आंकड़े अलग रखेंगे और 1961 के आंकड़े अलग रखेंगे।
जैसा कि अभी आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये सरल दंड आरेख का डायग्राम है। तो ये सारे आंकड़े आप देख रहे हैं, पहले वाले जो 3 आंकड़े आप देख रहे हैं ये 1951 के हैं। यूपी की जनसंख्या 1951 में, ये यूपी की जनसंख्या हो गई, ये एमपी की जनसंख्या हो गई और ये आंध्र प्रदेश की जनसंख्या हो गई। और एक दंड के बाद जब हमने दूसरा दंड बनाया तो उसमें गैप है, 2 दंडों में गैप है। आप देखें 2 दंडों के बीच इसमें गैप दिखाया गया है, ये 2 दंडों के बीच का गैप दिखाया गया है इसमें, तो ये सरल दंड आरेख होता है। अब इसी को ही अगर मैं बहुदंड आरेख के रूप में प्रदर्शित करूं तो मैं यूपी के आंकड़े इकट्ठे कर दूंगा, यूपी के जो आंकड़े हैं उन दोनों को इकट्ठा कर दूंगा, यूपी के आंकड़ों को इकट्ठा कर दूंगा। जैसे अब देखें आप, ये दोनों आंकड़े यूपी के इकट्ठे कर दिए, देखो ये, तो ये 2 दंड इकट्ठे बना दिए मैंने, 2 दंड इकट्ठे बना दिए, इसलिए इसको बता दिया क्या, बहुदंड आरेख। ये बहुदंड आरेख बन गया, क्लियर। जिसमें यूपी के दोनों आंकड़े, जैसे 1951 में इसकी जनसंख्या थी 63.22 और 1961 में होगी 73.75। तो ये 1951 का आंकड़ा है, 1951 का आंकड़ा ये हो गया और 1961 का आंकड़ा ये हो गया, क्लियर। तो ये 1961 वाला आप देख सकते हैं 73 पॉइंट समथिंग पे दिखाया गया है और 1951 वाला जो है वो ये 63 पॉइंट समथिंग पे दिखाया गया है। तो इस तरह से जब 2 दंड एक साथ दिखा दिए जाते हैं तो वो बहुदंड बन जाता है, और जब दंड अलग अलग दिखाया जाता है तो वो सरल दंड आरेख होता है। क्वेश्चन वही है, सिर्फ इस क्वेश्चन को हम लोग सरल दंड आरेख और बहुदंड आरेख दोनों के रूप में सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद चले हम तो हमारा आता है उपविभाजित दंड आरेख। यानी अब दंड एक ही है, उस दंड को अलग अलग भागों में बांट देना है। दंड एक ही है, एक दंड को अगर हम डिवाइड कर दें तो फिर उपविभाजित दंड आरेख बन जाता है। देखो कैसे, जैसे मान लो कोई एक स्कूल है, उस स्कूल में आर्ट्स भी है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है। तो उस स्कूल के लिए मैंने एक दंड बनाया, उस स्कूल के लिए मैंने एक दंड बनाया, तो हर दंड जो है वो एक स्कूल को बता रहा है। अब उस दंड को मैंने डिवाइड कर दिया, उस दंड को ही बांट दिया आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में। जैसे अभी देखें आप पूरा क्लियर करूंगा। जैसे लोहिया महाविद्यालय के विभिन्न संकायों में छात्रों की संख्या इस प्रकार है। साल दिखाया हुआ 97, आपको सिर्फ दंड पे कंसीडर करना है, अपने एक ही साल उठा लेते हैं 97 ही। दंड आप देखें तो 97 साल का मैं एक दंड बनाऊंगा, 97 साल का एक दंड बनाऊंगा। उसमें मैं आर्ट्स की संख्या, फिर साइंस की संख्या, फिर कॉमर्स की संख्या, फिर लॉ की संख्या जो है वो डिवाइड कर दूंगा। देखो कैसे, अब आप देखें, जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो ये आप देख रहे हैं पहला जो आलेख मैंने दिखाया है, पहला जो दंड मैंने दिखाया है, ये 97 का दंड है। तो इसमें आर्ट्स के 900 बच्चे हैं, तो आप देखो ये आर्ट्स की संख्या दिखाई हुई है, ये आर्ट्स के 900 बच्चे दिखाए हुए, ये वाले, ये आर्ट्स के 900 बच्चे हो गए, क्लियर। उसके बाद 900 के बाद 400 बच्चे जो हैं, 900 के बाद जो 400 बच्चे हैं वो साइंस के हैं, 900 के बाद 400 बच्चे साइंस के हैं। तो ये 400 बच्चे हो गए किसके, साइंस के, क्लियर। उस 400 के बाद 300 बच्चे कॉमर्स के हैं, तो ये 300 बच्चा हो गया किसका, कॉमर्स का। उसके बाद 150 बच्चा लॉ का है, तो ये 150 बच्चा हो गया लॉ का। तो इस प्रकार से एक ही दंड को डिवाइड कर दिया जाए तो वो होता है उपविभाजित दंड आरेख। उपविभाजित दंड आरेख उसे बोलते हैं हम उपविभाजित दंड आरेख। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम दिखाकर पूछा जा सकता है दिया गया चित्र कौन सा है, तो आपको डायग्रामेटिक पता लग जाना चाहिए कि ये चित्र कौन सा है। जब वापस देख लें सरल दंड आरेख में क्या होगा, ये दंड एक एक दंड दिखाया जाएगा, एक एक दंड, और उस दंड में गैप होगा, क्लियर, वो सरल दंड आरेख होगा। और जब 2 दंडों को इकट्ठा कर देगा तो वो बहुदंड आरेख हो जाएगा। 2 कर दे, 3 कर दे, 4 कर दे, दंड इकट्ठे दिखाए तो वो बहुदंड आरेख हो जाएगा। ऐसे ही उपविभाजित में क्या होगा, एक ही दंड को आगे डिवाइड किया होगा, एक दंड को आगे सब डिवाइड किया होगा। अब जैसे वापस देख लें, यहां देखें तो ये आर्ट्स के बच्चे हो गए, ये वाले साइंस के बच्चे हो गए,
ये वाले कॉमर्स के बच्चे हो गए और ऊपर वाला जो भाग है वो लॉ के बच्चों का हो गया। क्लियर। तो एक ही दंड को डिवाइड कर दिया गया तो उपविभाजित दंड आरेख होता है। अब चले आगे हम, तो अगला आता है प्रतिशतता दंड आरेख। प्रतिशतता दंड आरेख, तो इसमें परसेंटेज निकाला जाता है। जैसे देखो 1998, 99, 1998, 99 और 1999, 2000 में बीएससी पाठ तृतीय में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या इस प्रकार है। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्र जो हैं वो दिखाए गए हैं 1998, 99 और 99, 2000 में। अब आप देखो, जैसे अपना एक आंकड़ा उठाते हैं 1998, 99 वाला, 1998, 99 वाला अपने एक आंकड़ा उठाएं, तो इसमें टोटल छात्र आप देखें तो 1440 है। टोटल छात्र 1440 है। फर्स्ट डिवीजन 400 है, तो इसका परसेंट बना ले 400 बटे 1440 इंटू 100। सेकंड डिवीजन 640 है, इसका भी परसेंट बना ले। थर्ड डिवीजन 220 है, इसका भी परसेंट बना ले। और फेल 180 है, इसका भी परसेंट बना ले। ऐसे ही 1999, 2000 में 1490 छात्र हैं, इनका भी परसेंट बना ले। 450 फर्स्ट डिवीजन है, यानी 450 बटे 1490 इंटू 100। तो इसी प्रकार से सारे परसेंटेज अगर बनाए तो आप देख रहे हैं ये परसेंटेज मैंने बना दिए। तो 1998, 99 में देखें आप, तो ये छात्र थे 400, तो मैंने इसका परसेंट बनाया 400 बटे 1440 इंटू 100, तो 27.7। फिर आए 640 छात्र, तो 640 बटे 1440 इंटू 100, 44.4। 220 छात्र, तो 220 बटे 1440 इंटू 100, 15.2%। और 180 बटे 1440 इंटू 100 यानी 12.5%। अब ये लिखा है संचयी प्रतिशतता, क्यूमुलेटिव, यानी इकट्ठी करके परसेंटेज, इकट्ठी करके क्यूमुलेटिव। जैसे ये 27.7 है, फिर 27.7 में अगली परसेंटेज ऐड कर दी, संचित मतलब जोड़ना। तो पहले कितनी थी 27.7, फिर इसमें अगले वाली जोड़ के लिख दी 27.7 में जब मैं 44.4 जोड़ू 72.1, फिर 72.1 में अगर मैं 15.2 जोड़ू तो 87.3, ये 87.3 और ये 12.7 आएगा, 12.7। तो 87.3 में जब मैं 12.7 जोड़ूंगा या 12.7 बनेगा तो बन जाएगा 100%। तो इस प्रकार ये क्यूमुलेटिव संचयी परसेंटेज या संचयी बारंबारता इसको बोलते हैं। अगर परसेंटेज बारंबारता है, परसेंटेज जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ये जो परसेंटेज है ये बारंबारता है, तो ये संचयी बारंबारता है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से ये परसेंटेज सोल्व कर ली। परसेंटेज सोल्व करने के बाद आप देखें तो ये मेरे पास ये उपविभाजित दंड आरेख में ही प्रतिशतता दंड आरेख दिखाया हुआ, उपविभाजित दंड आरेख परसेंटेज में इसको डिवाइड किया। देखो कैसे, 1998, 99 सन देखो, ये रहा 1998, 99। क्लियर। जिसमें पहला जो आंकड़ा है वो फर्स्ट डिवीजन का है। अब आप देखो फर्स्ट डिवीजन कितने थे, फर्स्ट डिवीजन थे 27.7, 27.7। तो अब आप देखो फर्स्ट डिवीजन 27.7, क्लियर, 27.7। उसके बाद फर्स्ट डिवीजन के बाद क्यूमुलेटिव देखते जाए, सेकंड डिवीजन में आ गए 72.1, 72.1 में से टोटल 72.1 है, 72.1 में से 27.7 तो फर्स्ट डिवीजन ही है। तो अब देखो 27 ये आंकड़ा गया 72.1 तक, देखो 72.1 तक, क्लियर। उसके बाद बना था अपना 87.3, तो ये गया 87.3 तक। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी थी 100, तो ये गई 100 तक, क्लियर। तो इस तरह से ये प्रतिशतता दंड आरेख परसेंटेज निकालकर बनाया जाता है। तो अगर आपको यहाँ परसेंटेज दी हुई हो तो आप देख लें, यहाँ परसेंटेज अगर दी हुई है तो वो प्रतिशतता दंड आरेख की श्रेणी में जाता है। बाकी वो उपविभाजित दंड आरेख का ही एक प्रकार है, क्योंकि इसमें एक ही दंड को फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और फेल में डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद चले हम द्विदिशीय दंड आरेख। द्विदिशीय दंड आरेख कब होता है, देखो जब आंकड़ों में दो विरोधी आंकड़े आ जाए, दो आप ये मान ले विलोम वाले आंकड़े आ जाए, अपोजिट आंकड़े आ जाए, जैसे लाभ और हानि, लाभ और हानि, आय और व्यय, आय और व्यय। तो अब इसको कैसे दिखाया जाएगा, देखो जैसे ये ताल छापर अभ्यारण्य स्थित होटल चिंकारा के ठेकेदार को हुए लाभ व हानि का विवरण इस प्रकार है। जैसे आप देखें इस आंकड़ों में लाभ दिखाया हुआ है, लाभ दिखाया हुआ है, फिर हानि दिखा दी। अब कैसे दिखाएं, देखो जैसे मान लो ये ग्राफ है,
अब लाभ वाले दंड अगर मैं ऊपर की ओर दिखाऊंगा, लाभ वाले दंड मान लो मैं ऊपर की ओर दिखा रहा हूं, तो हानि वाला दंड मैं ऊपर की ओर नहीं दिखा सकता, क्योंकि ऊपर तो लाभ वाले दंड चल रहे हैं, ये लाभ वाले दंड है। तो फिर हानि वाला दंड कैसे दिखाया जाएगा? हानि वाला दंड ये नीचे की ओर दिखाया जाएगा। तो बोलते हैं इसको द्विदिशीय। द्विदिशीय दोनों दिशाओं में, प्लस दिशा में भी और माइनस दिशा में भी। ये होगा प्लस, ये प्लस अक्ष होगी, और ये तो होगी प्लस अक्ष प्लस वाई, और ये होगी माइनस वाई। इसलिए इसको बोला जाता है द्विदिशीय, दोनों दिशाओं में दिखाए जाते हैं। तो जब किसी क्वेश्चन में दो विलोम आंकड़े आ जाए, दो विरोधी आंकड़े आ जाए, जैसे लाभ हानि आ गई, आय व्यय आ गई, तो उस स्थिति में द्विदिशीय दंड आरेख दिखाया जाता है। जैसे अभी देखिए आप, तो लाभ को मैं प्लस में और हानि को मैं माइनस में लिखूंगा, और कॉमन सी बात है, लाभ हुआ है तो उसे हमारे टोटल रुपयों में जोड़ देते हैं, हानि हुई है तो टोटल रुपयों में से लेस हो जाती है। तो इस तरह मैंने ईयर 1994 में लिखा है +21। वो ऊपर बताया है मैंने कि जो लाभ और हानि है ये केसी सोनी की बुक से डायरेक्ट आंकड़े लिए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है सारे डायग्राम को। तो आप देखें यहाँ प्रॉफिट लॉस ऊपर दिखाया हुआ है, हजारों में है, हजारों में। तो +21 का मतलब +21,000, प्लस का मतलब लाभ, प्लस का मतलब लाभ जोड़ा गया। फिर 1995 में लिखा है +17, मतलब 17,000 का लाभ हुआ। 1996 में -10 मतलब 10,000 की हानि हुई। 1997 में +40 यानी 40,000 का लाभ हुआ। 1998 में -15 यानी 15,000 की हानि हुई। 1999 में +45 यानी 45,000 का लाभ हुआ। और 2000 में +50 यानी 50,000 का लाभ हुआ। तो पॉजिटिव वाले लाभ को बता रहे हैं, नेगेटिव वाले हानि को बता रहे हैं। तो इसको दिखाने का तरीका हमारा क्या रहेगा, अब आप देख सकते हैं ये ऊपर वाले आंकड़े जो हैं, ये वाले जो ऊपर की ओर दंड दिखाए गए हैं, ये वाले, ये सारे लाभ के, ये सारे लाभ को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्लियर। और जो नीचे की ओर दिखाया गया ये सारे हानि को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस प्रकार द्विदिशीय दंड आरेख जो होता है वो बनाया जाता है। तो ये थे हमारे एक विमीय दंड आरेख, एक विमीय आरेख है, एक विमीय लेखा चित्र। कल के वीडियो में हम बात करेंगे द्विविमीय की। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।